हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी क्लास 12th की बुक हिंदी अंतरा भाग दो का हमारा 8वां अध्याय है 12 मासा। तो ये 12 मासा लिखा जो है ये लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। इनकी एक रचना है पद्मावत में ही नागमती के विरह वर्णन का जहां पर वर्णन है वो है 12 मासा। तो उसी से कुछ पद हमारे सामने से लिखे गए हैं कि 12 मास तक नागमती किस तरीके से अपने पति के वियोग में हर एक जो है ऋतु में किस तरीके से वो तड़पती है, उसका वर्णन उसमें किया गया है। तो उसी तरीके से यहाँ पर कुछ अंश यानी 4 पद हम लेके आए हैं 4 महीनों के बारे में। 4 महीने जब वो तड़प रही है, वैसे तो 12 मास तड़पती है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम 4 पदों को 4 महीनों में उसकी तड़पन को समझाएंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला पद क्या है। अगन देवस घटा निसिबाढ़ी दूभर दुख सोई जय किमिकाड़ी। अब धनी देवस बिरह न भातो जय विरह जो दीपक बाती। कापा हिरे जनावा शिव जय तय पय जाई होई संग पीऊ। घर घर चीर रचा सब काहू मोर रूप रंग ले गा नाहू। पलटई ना बहुरा गा जो बिछोई अभऊ फिरे रंग सोही। सियसरी अग्नि बिहरिनी हिए जारा सुलगी दगे भय छारा। यह दुख दगधन ना जाने कंतु जोबन जन्म करे भस्मंतु। पिए सो कहे सु संदेशना ए भवरा ए काग। सो धनि भेरे जय मुई देह के धुआं हम लाग। तो अब यहां पर सबसे पहले जो आ रहा है वो अगहन मास में क्या होता है, धीरे धीरे दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी होने लगती हैं। ये होता है ना, अगहन मास से शुरू होता है। तो क्या दिया है, अगहन देवस घटी निसिबाड़ी, यानी कि अगहन मास में दिन छोटे हो रहे हैं। निसिबाड़ी मतलब रातें बड़ी हो रही हैं। दूभर दुख जोई जाई कीमी गाड़ी, और मेरे लिए ये परिस्थितियां बहुत दुख वाली हो रही हैं, क्योंकि विरह में दिन तो जैसे तैसे कट जाता है लेकिन रात बहुत ही लंबी हो जाती है। विरह मतलब वो अपने पति से बिछो में है, उसका पति उसके पास नहीं है, और उस किस तरीके से वो अपने दिन काट रही है अगहन मास में। जहां दिन छोटे हो गए तो वहां तो कट ही नहीं रहे थे, अब रातें तो और लंबी हैं, उसके लिए बहुत दुखदाई हो रहा है। अब धनी देवस विरह न भातो, अब कहते हैं पति अब तुम्हारे बिना ये विरह बिल्कुल भी मुझे भाता नहीं है, तुम्हारी जुदाई मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जरे बिरह जो दीपक बाती, और ये बिरह के दिन मेरे लिए वैसे ही हैं जैसे दीपक की बाती हर समय जलती रहती है, उसको तड़प होती रहती है, उसी तरीके से मैं भी विरह अग्नि में जल रही हूं। कापा हृदय जनावा शिव, अब क्या है, मेरा जो हृदय है वो कांपने लगा है। हृदय कांप रहा, अभी शरीर नहीं, क्योंकि अगहन मास में शरीर नहीं कांपता है। हृदय धीरे धीरे विरह से जो है मेरा हृदय ये कांपता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो पर जाई होई संग पीऊं, और ये तभी सही हो सकता है जब मेरा पिया मेरे साथ होगा, अर्थात मेरे प्रिय मेरे साथ होंगे, तभी इसका कंपन जो है वो रुक सकता है। घर घर चीर रचा सब काहू, मतलब अब घर घर में सर्दियों के कपड़े निकलने लगे हैं, उनकी व्यवस्थाएं होने लगी हैं। मोर रूप लंग ले गए ना हूं, और मेरा रंग रूप तो मेरे पति के साथ में चला गया है। जो जितना भी बनाव श्रृंगार सब कुछ, अब कपड़े क्या निकाले तो बनाव श्रृंगार ले गई, कपड़े क्या होंगे, सब घरों में उसकी व्यवस्था शुरू हो चुकी। पलटे ना बहुरा गा जो बिछोई, एक बार मेरे पति जो गए मुझे छोड़कर तो दोबारा पलटकर भी मुझे नहीं देखा है। अभऊ फिरे रंग रंग सोही, और सभी लोग जो हैं वो अपने बनाव ठनाव में लगे हुए, और मुझे ये बनाव ठनाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सभी के पति साथ हैं तो बनाव श्रृंगार में लगे, लेकिन मेरा पति मेरे साथ जो एक बार मुझे छोड़ के गया तो पलट कर नहीं देखा, इसलिए मुझे ये बनाव श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं भाता है।
सिय अग्नि बिरहे जिहे जागा, मेरा जाड़े के कारण जो है ये विरही रूपी अग्नि जो है मुझे जला रही है। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से ये विरह रूपी अग्नि मुझे जला रही है। उसी प्रकार सुलगी सुलगी दगे भय जारी, जिस प्रकार से जगह जगह अलाव जगाए जा रहे हैं और उसमें लकड़ियां जल रही हैं, और यहां पर मेरे शरीर में जो है विरह की अग्नि सुलग रही है। मेरा विरह शरीर उसी तरह से विरह अग्नि जल रहा है जैसे जगह जगह ठंड से बचने के अलाव जलाए जाते हैं, उसमें लकड़ी सुलगती है, वैसे ही मेरा शरीर मेरे प्रिय के विरह की अग्नि में जल रहा है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, और यह जो दुख है ये मेरे पति नहीं जानते। मुझे जितना तकलीफ हो रही है विरह की जो अग्नि है ये मेरे पति नहीं जानते। कंतु मतलब मेरे प्रिय नहीं जानते हैं। जोबन जन्म करें भस्मंतु, और वो अपना जोबन रूपी जन्म जो है वो भस्म कर रहे हैं, वहां पर जहां पे भी गए हैं वो उसको भस्म कर रहे हैं। पिए सौ कहे संदेशणा, ए भवरा ए कागा। अब क्या, नागमती जो है वो भवरे और काग यानी कौवे के जरिए अपने पति के पास संदेशा पहुंचाती हैं। संदेशा कह रही है जाओ उनको ये संदेशा दो जाके। सो धनी बिरह जई मुई ते की धुआं हम लागे, मतलब तुम्हारी बीबी यानी कि तुम्हारी जो प्रिय है वो अग्नि में, बिरहा अग्नि में जिस तरीके से जल रही है, उसके शरीर से जो धुआं उठ रहा है उससे हम दोनों का रंग काला हो गया। यानी भंवरा भी काला होता है, कागा मतलब कौवा काला होता है, तो इतना ज्यादा विरह हो गया कि उसका शरीर जलने लगा है और उससे उठने वाले धुएं से भंवरा और कौवे का रंग जो है वो काला पड़ गया है। तो इस तरीके से यहां इसकी अर्थ खत्म हुए। अब हम देखेंगे इसकी व्याख्या बिंदु क्या है। प्रस्तुत छंद सूफी कवि जायसी कृत प्रबंध काव्य पद्मावत के 12 मासा का अंश है। इसमें नागमती की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण है। अगन महीने की विशेषताएं बताते हुए नागमती पर उसके प्रभाव की अभिव्यक्ति है। शीत ऋतु में इस माह की रात लंबी और दिन छोटा होता है। प्रियतम के वियोग में नागमती को दिन भी रात की ही भांति दुखदायी प्रतीत होती है। विरह वेदना असहनीय है, उसका शरीर विरह अग्नि से जलकर भस्म हो रहा है। नागमती का रूप, रंग, यौवन और सौंदर्य प्रिय के साथ चला गया है, मतलब उसके प्रिय गए उसी के साथ उसका सब कुछ चला गया। शीत से बचने के लिए जगह जगह आग जलाई गई। आग नायिका के शरीर को और मन को दग्ध कर रही है। यानी वो जो आग जलाई गई है, मगर वो आग एक्चुअल में कहां जल रही है, विरह रूपी उसके नायिका के शरीर में जल रही है, अर्थात नागमती के शरीर में जल रही है। नागमती की इस अवस्था से, उसकी वेदना से रत्नसेन यानी नागवती के पति अनभिज्ञ हैं। विरह अग्नि का धुआं लगने के कारण उसका शरीर काला पड़ गया है। वह भंवरे और काग से अपने प्रिय तक उसका संदेश पहुंचाने का अनुरोध करती है कि नायिका विरह से जल गई है और उसके धुएं से वे काले पड़ गए हैं। मतलब वो अग्नि जो है जो जल रही है उससे उसका जो धुआं उठा उससे भंवरे और कौवा जो है वो काला पड़ गया है। अब दूसरा जो पद हमारे पास क्या है, पूस जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जाए लंक दिसितापा, बिरह बाड़ी भा दारुण सियो, कैपी कैपी मरे ले ही हरि जीव, कंत कहाँ हो लागव हिरो, पंथ अपार सूज नहीं नियरे, 100 सुपोत आवे जूड़ी, जाहन सेज हिम वंचल बूढ़ी, चकई निसरी बिछुरे दिन मिला, हो निसिवासर विरहे को किला, रैनी अकेली साथ नहीं सखो, कैसे जियो बिछोई पंखी, बिरह सचान भावे तन चाढ़ा, जियत खाए मुँह नहीं छाड़ा, रक्त ढरा मासू गरा हाथ भये सब संख, धनी सारस होई रई मुई आए समेट हु पंख। तो अब इस पद में क्या है, अब दूसरा मास कौन सा आया है, पूस का महीना। पूस के महीने में ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है तो शरीर कैसे थरथर करके कांपने लगता। तो क्या कह रहे हैं, पूस जाड़ थरथर तन कांपा, मतलब पूस के महीने में थरथर करके शरीर कांपने लगा है, अत्यधिक जाड़ा बढ़ गया है।
सूरजऊ जाए लंक दिशि तापा, और सूरज कहीं है दक्षिण, लंका दिशा की तरफ चला गया, अर्थात दक्षिण की तरफ चला गया। लंक दिशा, लंका दिशा कहां है? दक्षिण की तरफ है, तो सूरज कहीं दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो जाता है। होता है ना पूस मास में जब ठंड होती है तो सूरज दक्षिण की तरफ शिफ्ट होता है, तो वही यहां पे बता रहे हैं कि सूरज जो है लंक दिशा की तरफ यानी दक्षिण दिशा की तरफ चला गया है। बिरह बाड़ीन भा दारुण सिए, और ये बिरह जो है वो पति के बिना बहुत अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। कैपी कैपी मरे लई हरिजुआ, और कांप कांप के जो है मेरा शरीर अब मरने लगा है, मतलब ठंड के मारे कांप रहा है। और दूसरा विरह, अब ये पति होते तो साथ में होते, वही कह रहे ठंड से कांपते कांपते मैं अब मरने की स्थिति में आ गई हूं। कंत कहां लो लागे हिरो, और अगर मेरे पति होते तो मुझे अपने हृदय से लगा लेते तो मुझे इस ठंड से जो है मुक्ति मिल जाती। पंथ अपार सूझ नहीं नीरो, और मुझे इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा, ठंड से बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा कि मेरे पति बस यहां पे आ जाएं और मुझे अपने गले से लगा लें तो ये ठंड मुझसे दूर हो जाएगी। 100 सुपोती आवे जूड़ी, आप क्या है ओढ़ने के लिए मैं चाहे जितने चाहूं उतना ले लूं लेकिन मेरा जाड़ा नहीं छूटा। सुपोती मतलब ओढ़ने के लिए, कुछ भी ओढ़ने के लिए, कुछ भी मैं ले लूं मेरा जाड़ा नहीं छूट रहा है। जाने सेज हिम मंचल बूढ़ी, और ये जो सेज अर्थात बिस्तर है ये हिम के समान यानी बर्फ के समान ठंडी हो चुकी है। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, सो निशिवासर विरह कोकिला, तो कह रहे चकई और चकवा जो होते हैं उन्हें श्राप प्राप्त है रात भर दूर रहने के लिए, मगर वो सुबह मिल जाते हैं कि रात में वो साथ नहीं रह जाते, तो वो रात भर वो दूर रहते हैं लेकिन सुबह वो मिल जाते हैं। हो निशिवासर विरह कोकिला, रात बीतते ही सुबह होते ही कोकिला का जो विरह होता है वो समाप्त हो जाता है। रैनी अकेली रात नहीं राख्यो, और यहां पर सारी रात मैं अकेली हूं, मेरे पास कोई भी नहीं, मेरा पति भी नहीं है, मेरी जो सखी भी नहीं है। यहां पर क्या है चकवई के साथ में उसकी फ्रेंड कोकिला रहती है, लेकिन यहां तो मैं बिल्कुल रात में अकेली हूं, मेरे साथ मेरी सखी भी नहीं है। कैसे जीऊं बिछोई पंखी, और मैं कैसे ये विरह से युक्त पंछी के समान मैं किस प्रकार जीवित रहूं, मुझे समझ में नहीं आता है। विरह साचन भावे तन चाढ़ा, ये विरह जो है वो मेरे शरीर पर चढ़ चुका है, मुझे बहुत तड़पा रहा है। जीवत खाए मुंह नहीं छाड़ा, और मुझे अब वो जीवित नहीं छोड़ना चाहता, मुझे ये विरह नोच नोच के खा रहा है। उसी प्रकार जिस प्रकार बाज जो है अपने शिकार को नोच नोच के खाता है, उसी प्रकार से ये विरह मुझे बहुत ज्यादा सता रहा है और मुझे अब जीवित नहीं छोड़ना चाहता, मेरे शरीर को नोच नोच कर खा रहा है। रकत ढरा मासू गढ़ा, मेरे शरीर का जितना भी रक्त था वो आंसू बनकर मेरे शरीर से बह चुका है। हाड़ गए सब शंख, और जितना भी मेरा मांस था वो गल चुका है और मेरी हड्डियां जो हैं वो शंख के समान सफेद हो चुकी हैं। धनी सारस होए रही मुई, और मेरे जो धनी अर्थात मेरे पति हैं वो सारस बनकर आ जाएं और मुझे जो है आई समेटू पंख, और सारस बनकर आए मुझे अपने पंखों में समेट ले, मेरी बस इतनी ही कामना है। अब ये यहां का अर्थ खत्म हुआ, अब इसकी व्याख्या देखेंगे हम। पूस मास की शीत में विरह के कारण नागमती की मरणासन अवस्था की अभिव्यंजना है। शीत का प्रभाव बढ़ गया है, सूर्य के ताप में भी कमी प्रतीत होती है। इस समय शीत और पति वियोग के कारण नागमती का हृदय कांप रहा है। बिस्तर भी हिमालय समान ठंडा बर्फीला हो गया है। भयंकर सर्दी से बचने का एकमात्र उपाय प्रिय से मिलन है। नागमती का कहना है चकवा चकवी केवल रात में वियोग में रहते हैं, प्रातः उनका पुनः मिलन हो जाता है। मेरा और प्रिय का मिलन नहीं होता। इस अवस्था में जीवित रहना कठिन है। विरह रूपी बाज मुझ निरीह पर झपटने के लिए तत्पर है। शरीर का सारा रक्त अश्रु बनकर बह गया है।
नागमती पति के मरणासन विरक्षी पक्षी के यानी कि अपने पंखों में समेटने का आग्रह करती है। प्रिय मिलन की उत्कृष्ट इच्छा की अभिव्यक्ति है। मतलब अब वो मरणासन अवस्था में है, अब वो सिर्फ अपने पति से ही मिलना चाहती है। अब आगे का जो पद है क्या बोल रहा है, लागे महा परे अब पाला, बिरहा काल भेंट जड़ काला, पढ़े पहल तन रूई जव कापे, हलय हलय अधिकौ हिरे कापे, आई सूर होई तपुरे नाहा, ते ही बिनु जाड़ न छूटे, ए ही मास उपजे रस मूलू, तू तो भवर मोर जोबन फूलू, नैन चुबहि जस माहुट नोऊ, ते ही जल अंग लाग सर चोऊ, टूटी बूंद परहि जस ओला, बिरहि पवन होई मारे झोला, केहिक सिंगार को परहि पटोला, गिए हरि हार गई होई डोरा, तुम बिन कंता धनी हरोई, तन तिरुवर भा ढोला, ते ही पर विरह जराई, चहे उड़ावा झोला। अब इसका जो है हम अर्थ समझेंगे कि क्या है। लागे माह परे अब पाला, अब क्या है, मास महीना। इसमें क्या है, माघ महीने में लागे परू अब पाला, अब क्या है, पाला पड़ने लगा, अर्थात कोहरा पड़ने लगा है। कोहरा पड़ता है ना, खूब ज्यादा घना घना फॉग टाइप का हो जाता है, वो पड़ने लगा। बिरहा काल भय जटकाला, और ये बिरहा काल में तो बहुत ही ज्यादा तड़पन का समय हो चुका है, मतलब अब मैं बहुत ही ज्यादा तड़पने लगी हूं। पहल पहल तन रूई जो कांपे, पहले पहले तो शरीर जो है जैसे रूई कांपती है हवा में, उस तरीके से कांपता था। हलय हलय अधिकौ हिरे कांपे, और हल्के हल्के धीरे धीरे करते ही अधिक अधिक हृदय अब मेरा कांपने लगा है। धीरे धीरे करके अब अधिक हृदय मेरा कांपने लगा है। आई सु होई तपुरे नाही, और मतलब अब ये जो है ना, ये जो समय आया है, अब इस समय में मैं बहुत ही ज्यादा तड़प महसूस करने लगी हूं। अब बिरह की अग्नि है तो बहुत ही ज्यादा तड़प महसूस हो रही है। ते ही बिनु जाड़ न छूटे, अब तुम्हारे बिना ये जाड़ा नहीं छूट रहा है। मतलब अब किसके बिना, पति के बिना। अब वो पति आ जाए तो अब उसका जाड़ा छूट जाए, अब तुम्हारे बिना ये जाड़ा जो है वो छूट नहीं रहा है, मुझे किसी तरीके से सुकून नहीं पहुंचा रहा है। एही मास उपजय रस मूलू, इसी महीने में क्या होता है, जो जितने रस सब फूलने लगते हैं, किसमें, जो क्या कहते हैं फूल पत्ते होते हैं, उन सभी में रस भरने लगता है, रस आने लगता है। तू सौ भवर मोर जोबन फूले, और जिस तरीके से भवर उसके ऊपर मंडराने लगते हैं, और मेरा जोबन भी अब उसी तरीके से फूलने लगा है, अर्थात मेरे अंदर भी अब काम इच्छा जो है वो जागृत होने लगी है। नैन चहुसे जस माहू नोर, और माघ जो है ना, मास में हल्की बारिश भी होती है, तो क्या हुआ, माघ के महीने की तरह जैसे बारिश होती है उसी तरीके से मेरे नैनों से भी आंसू बह रहे हैं। ते ही जल अंग लाग सर चोरू, और क्या है, वो जल जो है, वो जल जब मेरे वस्त्रों पे पड़ रहा है, मेरे जब शरीर पर पड़ रहा है, तो वो तीर के समान चुभ रहा है, अर्थात जब उससे कपड़े गीले हो जाते हैं तो मेरा शरीर जो है, उस शरीर पे वो तीर के समान चुभने लगते हैं। टूटे बुंद परहि जस ओला, और ये जो बूंदे हैं, कान के जो बूंदे होते हैं, ये मुझे उस प्रकार से गड़ रहे हैं जैसे कि ओले पड़ते हैं, ठंड में ओले भी पड़ते हैं ना, तो उसी तरीके से ये मेरे को चुभ रहे हैं। ओले की चोट जैसे पड़ती है उसी तरीके से ये बूंदों की भी चोट मेरे शरीर पर पड़ रही है। बिरहा पवन होई मारे झोला, और ये बिरहा में ये जो पवन है ये मेरे को बहुत ही ज्यादा झंझोड़ रही है, बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे रही है। केहिक सिंगार हो पहिरे पटोरा, किसके लिए मैं ये सारा बनाव श्रृंगार करूं, जब मेरे पति नहीं है तो मैं किसके लिए ये सारा बनाव श्रृंगार करूं, मुझे ये बिल्कुल भी भा नहीं रहा है। गिहे नाही हार रही होई डोरा, और गले में पड़ा हुआ ये हार मुझे बहुत ही ज्यादा चुभन प्रदान कर रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा गड़ रहा है। तुम बिनु कंता धने हरोई तन तिरुवर भा ढोला, तुम्हारे बिना ये शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है। जिस प्रकार
तिरुवर भाडोल, कमजोर हुआ, जिस मेरा शरीर भी बहुत कमजोर हो गया। जिस तरीके से एक कमजोर शरीर को हवा जो है तेजी से डुलाती है, उसी प्रकार से मेरे इस कमजोर शरीर को जो है ये जो हवा चल रही, विरह रूपी जो हवा है, ये मेरे शरीर को डुला रही है। मुझे ये तुम्हारे बगैर ये हवा बहुत तकलीफ दे रही है। तो ही पे विरह जराई के, और तुम्हारे बिना ये जो विरह की अग्नि है ये मेरे को जलाकर राख कर देना चाहती है। चाहे उड़ावे झोला, और ये हवा जो है ये उड़ा के ले जाना चाहती है। अर्थात क्या है, पति के बिना उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। जिस प्रकार से एक कमजोर शरीर को हवा उड़ाती है, उसी तरीके से ये विरह रूपी अग्नि मुझे जला देना चाहती है और ये हवा मुझे उड़ा के ले जाना चाहती है। तो ये व्याख्या यहां खत्म हुई। अब इसका अर्थ खत्म हुआ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं कैसे आएगी। माघ महीने में नागमती की विरह अवस्था उसके दुख वियोग की अभिव्यक्ति है। माघ महीने की भयंकर सर्दी यानी पाला पड़ने वाली है का चित्रण किया गया है। अत्यधिक शीत से बचने का एकमात्र उपाय प्रिय का मिलन है, जो कि सूर्य के ताप के समान है। जिस प्रकार माघ महीने में फूलों में रस भरना आरंभ होता है, उसी प्रकार मेरा हृदय भी भावनाओं से ओतप्रोत है। नागमती प्रियतम के भ्रमर रूप में आकर मिलने का आग्रह करती है कि भौरे के रूप में आकर मेरे यौवन से आकर मिलो। शीत के कारण नेत्रों से बहते अश्रु ओले के समान प्रतीत हो रहे हैं। हवा चलने से गीले वस्त्र वाण की भांति चुभ रहे हैं। पति वियोग में नागमती ना तो किसी प्रकार का श्रृंगार करती हैं और ना ही आभूषण धारण करती हैं। विरह वेदना के कारण शरीर दुर्बल तिनके की भांति हल्का हो गया है, जिसे विरह अग्नि जलाकर राख की भांति उड़ा ले जाना चाहती है। अब हमारे पास में आ रहा है हमारा अंतिम पद। अंतिम पद क्या है? फागुन मास झेको भा, चौगुनो सीठ जई कीमी सहा। तन जस पिए पात न मोरा, बिरहे न रहे पवन होई झोरा। तरिवर झौ झये बन ढासा बट, अनपत फूल फर साका। कहे बनापति किए हुलारू, मो कहा भा जग दून उदासू। फाग कहे सब चाचरी जोही, मोह जिए लाही दिनी जस होरी। जौ पै पिहरे जरत अस भागा, जगत जरत मरत मोही रोस न आवा। राति हु देवस इन्हें मन मोरे, लाग कंत छार जे उतेरे। यह तन जारो छार के, काहो के पवन उड़ाए। मकुतो ही मारग होई परे, कंत धरे जहां पाठ। तो अब इसकी अर्थ क्या होगा? फागुन, अब इस महीने में फागुन मास में होली आती है, उस तरह का मौसम होता है। तो फागुन मास का हमारे सामने चित्रण किया गया है। फागुन में हवा के झोंके चलने लगते हैं, हवा जो है थोड़ा सा तेज हो जाती है। तो उसी तरीके से अब तेज हवा थोड़ी सी चलने लगी है। चौगुन सीठ जय की मीना, और इन हवा के झोंकों ने मेरी विरह को चौगुना बढ़ा दिया है। जो विरह की जो तकलीफ थी उसको चौगुना बढ़ा दिया है। तन जस पिए पात न मोरा, अब क्या है, मेरा जो शरीर है वो उसी तरीके से कांप रहा है, उसी तरीके से पीला पड़ गया है जिस तरीके से पीले पत्ते हो जाते, पत्ते पीले हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं। तो उसी तरीके से मेरा शरीर भी अब पीला पड़ चुका है। बिरा न रहे पवन होई झोरा, और ये विरह रूपी अग्नि इन पीले पत्तों को अब गिरा रही है। मतलब अब मेरी ये विरह रूपी हवा के जब पीले पत्ते हो जाते हैं तो हवा उन पत्तों को पेड़ों से गिरा देती है। उसी तरीके से जैसे मेरा शरीर अब पीला पड़ गया है, अब विरह की जो अग्नि है मेरे शरीर को गिराने वाली है। अर्थात अब मैं मृत्यु के बहुत नजदीक आ गई हूं। तरिवर झौ झरे बस, टाढ़ा भट अनवत फूल पर शाखा। अब क्या है, तरवर पे जो है, तरवर के जो सारे पत्ते इस महीने में झड़ जाते हैं और उन पर जो है नए नए फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, सभी फूलों पे आ जाते हैं। करें बनापति कीन, मतलब इस मौसम में तरवर के पत्ते सब झड़ गए हैं और उन पे जो है फूल, अच्छे नए नए फूल पत्ते आ गए हैं। चारों तरफ
किए बनाफती किए हुलासू, और जितने भी लोग हैं वो इस मौसम में बड़े ही खुश हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं। मो कहां भा जग दून उदासू, और मेरा तो जो ये विरह है, ये उदासी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। फाग करें सब चाच रहे जोड़े, और इस मौसम में सब फाग खेल रहे हैं। फाग का तो होली के समय फाग खेला जाता है, फाग खेल रहे हैं और चाचरी नृत्य कर रहे हैं। चाचरी नृत्य पति पत्नी का प्रेमालाप जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं, वो नृत्य कर रहे हैं। मोही जिए लाही दिन जैसी होरी, और ये सब देखकर मेरा दिल उसी तरीके से जल रहा है जैसे कि होली जलती है। जय पे पीहे जरत अस भावा, ये सब चीजें देखकर मुझे बहुत पिए की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। जरत मरत मोही रास नावा, पिए के बिना जो है अब मेरा बदन बहुत जल रहा है। अगर ईश्वर यही चाहते हैं कि मेरा प्रेम इसी में सच्चा माना जाए कि मैं जलकर राख हो जाऊं, तो मुझे इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है, मैं खुशी खुशी राख हो जाऊंगी। रात दुहु देवस इहे मन भोरे, लाग कंत छार जेहु तोरे। रात दिन बस मेरे मन में बस एक ही अभिलाषा है कि किसी तरीके से मैं अपने प्रिय के गले लग जाऊं। यह तन जारो छार के कहें कि पवन उड़ाए, में विरह रूपी अग्नि इसको जला दे, मुझे भस्म होना राख के रूप में भस्म होना स्वीकार है। ये इस लाइन में हमने एक चीज बता दिया था, खुशी होती है। अब विरह रूपी अग्नि मुझे जलाकर राख कर देती है और हवा मुझे उड़ा कर ले जाए। ठीक है, मैं राख हो गई और हवा मुझे उड़ा कर ले जाए। मुख तो ही मार्ग होई पैरा, और जाके मुझे उस पथ पे बिछा दे। पथ मतलब उस रास्ते पे मुझे ले जाके राख के रूप में वहां पर बिछा दे जहां से आप आने वाले, मेरे पिए आने वाले हैं। कंत धरे जहां पाठ, कम से कम मेरे पति जहां पर पैर रखेंगे इसी बहाने मैं उनको स्पर्श कर लूंगी, यानी कि मैं राख बन जाऊं और उस पथ पर बिछ जाऊं जहां से मेरे पति गुजरने वाले। वो जैसे ही उस पथ पर पांव रखेंगे मैं उनका स्पर्श पाकर बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाऊंगी। तो इसका अर्थ यहां खत्म हुआ। अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। फागुन मास में नागमती के विरह की चरम सीमा की अभिव्यक्ति है, बहुत ही ज्यादा तड़प रही है वो। प्रिय मिलन की उत्कृष्ट इच्छा एवं उनके प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यंजना है। मिलन के इस मौसम में विरह असहनीय है। नागमती का शरीर पत्तों के समान पीला पड़ गया है। पौधे नवीन पत्तों और कोपलों से भल रहे हैं। लोग परस्पर फाग खेल रहे हैं, गायन नृत्य में मग्न हैं। इसी सभी का हृदय उल्लास से भरा हुआ है। नागमती को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि होली उसे की हृदय में जल रही है। उसका शरीर जलकर राख हो गया है, उसे इस बात का कोई दुख नहीं है। मतलब विरह से अब उसका शरीर जो है राख हो गया है तो उसे इस चीज का कोई दुख नहीं है। वह पवन से अनुरोध करती है कि मेरे शरीर को राख को उड़ाकर प्रिय के मार्ग में बिछा दे। राख पर चलने से मुझे चरण स्पर्श का अनुभव होगा, मतलब मैं किसी तरीके से अपने प्रिय का स्पर्श प्राप्त कर लूंगी। तो इस तरीके से ये 12 मासा की जो हमारी व्याख्याएं थी हमने यहाँ पर संपन्न है, ये हम देख चुके हैं, इसकी व्याख्या हम पहले पढ़ चुके हैं। अब इनके प्रश्न उत्तरों को हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न आ रहा है, क्या है वो? अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। मतलब अगहन मास लगा है और उसमें विरह से तड़प रही है नागमती, तो उन्होंने किस किस तरीके से वर्णन किया है ये चीज आपको इसमें बतानी है। तो क्या दिया? अगहन मास के दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती, क्योंकि यहां से ठंड होती है ना, तो ठंड में क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। नागमती के लिए परिवर्तन बहुत कष्टप्रद है, क्योंकि दिन तो जैसे जैसे कट जाता है परंतु रात नहीं कट पाती। रात में उन्हें रह रहकर प्रिय की याद सताती है, वह घर में अकेली होती हैं, अतः यह स्थिति उसे वियोग के चरम तक ले जाती है। जब पति पास में ना हो और रात गुजारनी हो तो बहुत ही लंबी रात लगती है। इसलिए क्या चीज इन्होंने बताई कि पति करीब नहीं है और इस वियोग में ये रात मुझे और ज्यादा काटने को दौड़ती है।
उसकी स्थिति ऐसी है जैसे दीपक की बाती पूरी रात जलती रहती है, नागमती भी वैसे ही विरह अग्नि में जलती रहती है। अगन मास की ठंड जमाने वाली होती है, यानी ठंड बहुत ठंडक होता है, एकदम जमा देने में। नागमती के हृदय को तो यह ठंड कपा रही है, वह सोचती है यदि उसके पति उसके साथ होते वह इस ठंड को भी झेल जाती, परंतु उसकी अनुपस्थिति इसके बल को दोगुना किए जा रही है। मतलब अब वो उसके पति जो है वो उपस्थित नहीं, उनकी अनुपस्थिति में ये जो ठंडक है वो अब जो है वो और ज्यादा दोगुनी ठंड उसको लग रही है। वह यही सोचकर व्याकुल हो रही है। स्त्रियां पति की उपस्थिति में बनाव श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। जब उनके पति होते हैं तो बहुत ही सजती सवरती सब कुछ करती हैं, परंतु नागमती के लिए बनाव श्रृंगार कष्टप्रद लग रहा है और उसके लिए ये सजावट, ये बनावट जो है बहुत ही तकलीफ पहुंचा रही, क्योंकि उसका पति नहीं है तो ये बनाव उसको कैसे तकलीफ दे रहा है। उसके पति परदेश गए हैं, अतः वह किसके लिए यह बनाव श्रृंगार करे। लोग शीत के मार से बचने के लिए स्थान स्थान पर आग जलाकर बैठे रहते हैं, परंतु नागमती तो विरह रूपी अग्नि अंदर अंदर जला रही है। मतलब सब लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं, लेकिन नागमती के अंदर ही अग्नि जल रही है, क्योंकि वो विरह को ही अग्नि समझ रही है। नागमती के लिए अगहन मास भी कुछ राहत नहीं देता, क्योंकि बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो, परंतु विरह अग्नि अंदर ही रहकर जला रही। मतलब ये ठंड है तो ठंड के मौसम में अग्नि शांत होती है, गर्माहट मिलती, जो है अग्नि होती है वो थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन ये अगहन मास उसको गर्मी नहीं देकर उसको और ज्यादा जला रही। क्यों? क्योंकि उसका पति करीब नहीं है, इसलिए वो उसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। प्रश्न दूसरा है, जियत खाई मुहे नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इस पंक्ति के हिसाब से हमें नागमती का जो विरह वर्णन है वो हमें अपने शब्दों में करना है कि कैसा उसका विरह है। नागमती का पति परदेश गया हुआ है, पति की अनुपस्थिति में उसे भयंकर लगती है। मतलब पति नहीं है तो ये अनुपस्थिति उसको बहुत ही ज्यादा भयंकर लग रही है, उसको बहुत तकलीफ दे रही है। वह पति के वियोग में जल रही है। एक स्थान पर पति के वियोग से उत्पन्न विरह को उसने बाज रूप में चित्रित किया है। एक जगह उन्होंने बताया कि विरह जो है वो उसके शरीर को ऐसे ही नोच रहा है जैसे बाज को जो है मांस को नोच नोच के खाता है। जिस तरह बाज अपने शिकार को नोच नोच खा जाता है, वैसे ही विरह रूपी बाज नागमती को जीवित नोच नोच कर खा रहा है। उसे लगता है जैसे विरह रूपी बाज उसे अपना शिकार बनाने के लिए नजरें गड़ाए बैठा है, जो उचित अवसर मिलते ही उसे नोचने लगता। जब तक यह बाज उसे पूर्ण रूप से खा नहीं लेगा तब तक वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अर्थात ये जो विरह है ये जब तक इसको मार नहीं देगा, मतलब नागमती को मार नहीं देगा, तब तक उसके पीछा नहीं छोड़ेगा। तो वही चीज है, जो विरह रूपी बाज है वो उसको जब तक खा नहीं लेगा उसके पीछे पड़ा ही रहेगा। भाव यह है कि नागमती के लिए पति से अलग होने की स्थिति बहुत ही कष्टप्रद है। विरह अग्नि इतनी उग्र हो जाती है कि इसका विपरीत असर प्रत्यक्ष रूप में ना दिखाई दे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में वह उसे लील रहा है। यानी कि विरह जो है वो सामने तो नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसको इतनी तकलीफ दे रहा है कि वो अंदर ही अंदर क्षीण होती चली जा रही है। वह चाह कर भी स्वयं को सांत्वना नहीं दे पा रही, बस इस अग्नि में अकेले जल रही है। मतलब वो चाहे कि वो इस अग्नि से बच जाए, लेकिन वो नहीं बच पा रही, वो इसी अग्नि में अंदर ही अंदर कुड़ती ही चली जा रही है, जलती ही चली जा रही है। प्रश्न 3, माघ महीने में विरहणी को क्या अनुभूति होती है? देखिए अगहन मास हो गया, अब माघ महीने में उसको क्या तकलीफ होती है। माघ के महीने में ठंड अपने विकराल रूप में विद्यमान, अगहन में जहां शुरू होती है माघ में पूरा विकराल रूप ले लेती है, बहुत ज्यादा ठंड होती, चारों ओर पाला अर्थात कोहरा छाने लगता है। विरहणी के लिए स्थिति भी कम कष्टप्रद नहीं है, मतलब पहले जहां अगहन में उसको तकलीफ हो रही थी तो ये और ज्यादा उसे कष्ट देने वाली है। इसमें विरह की पीड़ा मौत के समान होती है। यदि पति की अनुपस्थिति इसी तरह रही तो माघ मास की ठंड उसे अपने साथ लेकर ही मानेगी, मतलब उसे ये जो ठंड है वो अपने साथ ले जाएगी, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी नागमती की। यह मास
उसके मन में काम की भावना जागृत करती है। मतलब पति के प्रेम की जो भावना है वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो चुकी है, काम भावना जिसे बोलते हैं वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो चुकी है। अब वो उस काम अग्नि को जो है वो शांत नहीं कर पा रही है। वह प्रियतम से मिलने को व्याकुल हो उठती है, अर्थात वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति को ही यहां पर उपस्थित देखना चाहती है। इसी बीच इस मास में होने वाली वर्षा उसकी व्याकुलता को और बढ़ा देती है। माघ मास में बारिश होती है ना, दिसंबर के आसपास थोड़ा बारिश होती है, तो वो व्याकुलता इसको और बढ़ा देती है। कैसे? वर्षा में भीगी हुई नागमती को गीले वस्त्र, वर्षा में जब भीग जाती है नागमती तो उसके गीले वस्त्र तथा आभूषण वह तीर के समान चुभ रहे हैं, उसे बनाव श्रृंगार तक नहीं भाता। प्रियतम के विरह से तड़पते हुए वह सूख कर काटा हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि इस विरह में वह इस प्रकार जल रही है कि उसका शरीर राख के समान उड़ जाएगा। तो ये उसमें बताया था, हम लोगों ने जो पद पढ़े थे हम लोगों ने देखा था ना कि उसको विरह अग्नि इस तरीके से तड़पा रही है कि उसके जितना भी खून है वो आंसुओं के माध्यम से बह चुका है, उसका मांस सूख चुका है, उसकी हड्डियां शंख के समान हो चुकी हैं। तो ये सब उसके विरह अग्नि का वर्णन था कि उसका शरीर किस तरीके से तड़प रहा है। प्रश्न 4, वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांखे किस माह में गिरते हैं, इसमें विरहणी का क्या संबंध है? फागुन मास में होता है ना, फागुन मास में ही तो फागुन के बाद जो है बसंत आता है, तो फागुन मास में क्या होता है कि पत्ते जो हैं वो झड़ने लगते हैं, तभी तो उसके बाद बसंत ऋतु में नए नए कोपले फूटती हैं। तो यहां पर क्या दिया है, फागुन मास के समय वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांखे गिरते हैं। विरहणी के लिए यह मास बहुत ही दुख देने वाला है। चारों ओर गिरती पत्तियां उसे अपनी टूटती आशा के समान प्रतीत हो रही है कि ये पत्तियां ऐसे लग रही है कि जो पति के वापस आने की जो उसने आशा लगा रखी थी, ये पत्तियां उसी जैसे ये पत्तियां गिर रही हैं वैसे ही उसकी आशाएं भी सब धराशाही होती जा रही हैं। हर एक गिरता पत्ता उसके मन में विद्यमान आशा को धूमिल कर रहा है। मतलब उसके मन में जो आशा विद्यमान थी, हर एक पत्ता उस आशा को खत्म करता जा रहा है कि उसके प्रियतम शीघ्र आएंगे। पत्तों का पीला रंग उसके शरीर की स्थिति को दर्शा रहा है। पीला रंग बता रहा है कि नागमती भी अब बहुत क्षीण हो चुकी है और वह भी बहुत ही मतलब उसका भी शरीर जो है वो पीला पीला पड़ता चला जा रहा है। जैसे अपने कार्यकाल समाप्त होने पर पत्ते पीले रंग के हो जाते हैं, वैसे प्रियतम के विरह में जल रही नायिका का रंग पीला पड़ गया है। तो प्रियतमा जो है वो अब पीला शरीर हो गया। क्यों? क्योंकि उससे विरह है, अपने पति की याद आ रही है, इस कारण उसका शरीर पीला हो गया है। अतः फागुन मास में दुख को शांत करने के स्थान पर बढ़ रही है, यानी कि वो दुख शांत हो जाए उसके स्थान पे वो बढ़ता ही चला जा रहा है। फागुन के समाप्त होते होते वृक्षों में नई कोपले तथा फूल आकर उसमें पुनः जान डालेंगे। जैसे ही फागुन का मास खत्म होगा तुरंत ही क्या होगा, नई नई कोपलें सब कुछ फूटने लगते हैं, पेड़ों में नई जानें आने लगती हैं। परंतु नागमती के जीवन में सुख का पुनः आगमन कब होगा ये कहना संभव नहीं है। मतलब नागमती के जीवन में वो आगमन कब होगा? भाई पेड़ जो है जो मुरझा रहे हैं, जो पत्तियां गिर रही हैं, उनको ये पता है कि फागुन मास समाप्त होते ही बसंत के महीने में उनमें सब में जान आ जाएगी। लेकिन नागमती के शरीर में जान कब आएगी? उसके पति के आने पे, और वो कब आएंगे वो किसी को भी पता नहीं है। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। अब कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनकी व्याख्या हमें करनी है। क्या है? पिए सो केहू संदेशना ए भवरे ए काग, सो कहीं बिरहे जही मुही तेहिक धुआं हम लाग। तो अब इसमें क्या बताया था, जो हमारा पहली जो चौपाइयां थी उसके नीचे ये दोहा दिया गया था। क्या था कि किस तरीके जाओ और काग और किससे बात बोली थी? भंवरे से जाकर ये संदेश मेरे पति को देना। वहां उनको संदेश देने के लिए काग और भंवरे को भेजा गया था। तो क्या था इसमें? दुखी नागमती भौरे और कौवे से अपने प्रियतम के पास संदेशा ले जाने के लिए कहती है। उसके अनुसार वे उसके विरह का हाल शीघ्र ही जाकर उसके प्रियतम को बताएं। तो कहने का मतलब कि तुरंत ही जाओ और मेरे प्रियतम को मेरे जी का हाल बताओ। प्रियतम के विरह से नागमती कितने गहन दुख भोग रही है, इसका पता प्रियतम को अवश्य लगना चाहिए। अतः वह उन्हें संबोधित करते हुए कहती है कि तुम दोनों वहां जाकर प्रियतम को मेरी स्थिति बताना और कहना
कि तुम्हारी पत्नी विरह रूपी अग्नि में जलते हुए मर गई है। उस अग्नि में से उठने वाले काले धुएं के कारण हमारा रंग काला पड़ गया है। सॉरी। तो क्या है, वहां जाकर भौरे और काग को क्या बोला था, जाके मेरे पति को संदेश देना कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी विरह रूपी अग्नि में इतनी जल गई कि उससे जो धुआं उठा, उस धुएं से काग और भौवे का रंग काला पड़ गया है। ये जाकर तुम उनको संदेश देना। तुम्हारी स्थिति देखकर वो सारी चीजें समझ जाएंगे। दूसरी पंक्ति है, रकत ढरा मासू गरा हाड बये सब संख, धिन सारस होई रसिमुही आए समेट पंख। तो अब इन्होंने यहां बोला कि जो आंसू हैं मेरे, वो जो मेरे शरीर का जो रक्त है वो आंसुओं के जरिए बह गया, शरीर का मांस सूख गया, मेरी हड्डियां शंक हो गई हैं। अब तुम एक सारस पक्षी के समान यहां पर आ जाओ और मुझे अपनी बाहों में समेट लो। तो क्या दिया है, प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती अपने प्रियतम को अपनी विरह रूपी दशा का वर्णन कर रही हैं। वह कहती हैं, हे प्रियतम, तुम मुझसे अलग होने पर मेरी दशा बहुत खराब हो गई है। मैं तुम्हारे वियोग में इतना रोई कि मेरी आंखों से आंसू रूपी सारा रक्त बाहर निकल गया। इसी तरह तड़पते हुए मेरा सारा मांस भी गल गया और मेरी हड्डियां शंख के जैसे श्वेत दिखाई दे रही हैं। वह आगे कहती हैं, तुम्हारा नाम लेते लेते मैं सारसों की जोड़ी के समान तड़प तड़प कर मर गई हूं। इस समय मैं मृत्यु के समीप हूं, अतः तुम शीघ्र आकर मेरे पंखों को समेट लो। जैसे सारस तड़प के मर रहे हैं वैसे मैं मर रही हूं, आओ और मुझे अपने पंखों में समेट लो। अब अगली पंक्ति है, तुम बिन कंता धनी हरयुई तन तिनवर भाडोलत, ते ही पर बिरहे जराई के चहे उड़ावा झोल। तो अब इन पंक्तियों का क्या तात्पर्य है, प्रस्तुत पंक्तियों में नागमती कहती हैं कि हे प्रीतम, मैं तुम्हारे वियोग में सूखती जा रही हूं, बिल्कुल सूख गई हूं। वो जो था ना फागुन मास का, उसी के नीचे ये पंक्तियां दी हुई थी कि मैं जो है तुम्हारे वियोग के कारण एकदम सूख गई हूं, मेरी स्थिति तिनके के समान हो गई है, अर्थात मैं कमजोर हो गई हूं, मैं इतनी दुर्बल हो गई हूं कि मेरा शरीर वृक्ष के समान हिलने लगा। जैसे जो कमजोर वृक्ष होता है तेज हवा से हिलने लगता है, वैसे ही मेरा शरीर जो है उसके समान, वृक्ष के समान हिल रहा है। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष हवा के झोंके से हिलने लगता है, इसी प्रकार मैं कमजोर होने के कारण हिल जाती हूं। इस पर भी यह विरह अग्नि मुझे राख बनाने को व्यग्र है, तथा मेरे तन को राख को भी उड़ा दिया जाएगा। मतलब ये विरह अग्नि मुझे राख बना देगी और मेरी राख को भी ये हवा अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी। तो इस तरीके से इन पंक्तियों की व्याख्या यहां खत्म हुई। अभी एक पंक्ति और हमारे पास में है, घा क्या है, यह तन जारो छार के काहो की पवन उड़ाओ, मकु ते ही मारग होई परे कंत धरे जह पाऊ। अब इन पंक्तियों का क्या अर्थ है, नागमती अपने मन के दुख को व्यक्त करते हुए कहती है। अब अपने उनका जो मन का व्यक्त है वो क्या कह रही है, मैं स्वयं के तन को विरह अग्नि में जलाकर भस्म कर देना चाहती हूं, है ना। यह तन जारो झार कहे कि पवन उड़ाओ, मतलब मैं अपनी अग्नि को चाहती हूं कि विरह अग्नि मेरे जला ले और इस तरह मेरा शरीर राख का रूप धारण कर लेगा और पवन मेरे शरीर को उड़ाकर मेरे प्रियतम के पास के रास्ते में बिखेर देगी। जब मेरा शरीर राख बन जाएगा तो पवन उड़ाकर मेरे जो प्रिय हैं उनकी राख में, उनके रास्ते में वो राख बिछ जाएगी। फिर इस प्रकार मार्ग में चलते हुए अपने पति का मैं राख रूप में स्पर्श पाऊंगी और फिर क्या होगा, तब मैं राख रूप में ही अपने मेरे पति जैसे ही उस राह पे आएंगे तो मैं अपने पति का स्पर्श राख के रूप में पा लूंगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न छठा, प्रथम दो छंदों में से अलंकार छाट कर लिखिए और उनसे उत्पन्न काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। अब पहले पद से जो लाइन दी गई है क्या है, यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जोबन जरन करें भय मंतु। तो प्रस्तुत पद की भाषा अवधि है। पहली बात तो अवधि भाषा में लिखा गया है, शब्दों का इतना सटीक वर्णन किया गया है कि भाषा प्रभावशाली है, गेयता के गुणों से भरी है, यानी कि गाना गा के इसको व्यक्त किया जा रहा है।
भाषा सरल और सहज है, इसमें दुख, दग्ध तथा जोबर जर में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है? देखिए, दा और दा वर्ण की आवृत्ति हुई है, फिर जा और जा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। फिर वियोग से उत्पन्न विरह को बहुत ही मार्मिक रूप में वर्णित किया गया है। विरह के दुख में तीव्रता पूरे पद में दिखाई देती है। हम पूरा पद देखेंगे तो इसमें विरह की अग्नि को बहुत ही तीव्र दिखाया गया है। इसके बाद अब हमारे पास दूसरा है, क्या पद है? विरह बाड़ी ना दारुण सिंह, कपि कपि मारे ले ही हरि जुई। तो अब इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं कपि कपि में भी है हमारे पास अलंकार दिख रहा है सामने। तो क्या है? प्रस्तुत पद की भाषा अवधि है, शब्दों का इतना सटीक वर्णन है कि भाषा प्रभावशाली गहता के गुणों से भरी है, क्योंकि ये गाने गाने वाले हैं। भाषा सरल से बिरहा बाड़ी में अनुप्रास अलंकार है। अब क्योंकि यहाँ पे बा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हमें सामने दिखता है। साथ ही कपि कपि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहां पे होता है जहां एक ही शब्द दो बार इस्तेमाल किया जाए, जिसका सेम अर्थ हो, एक ही जैसा। अब कपि और फिर दो शब्दों के बाद कपि होगा तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं होगा। दोनों ही शब्द पास पास में इस्तेमाल किए जाने चाहिए और दोनों के अर्थ एक ही होने चाहिए, तभी वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। कारण पुनरुक्ति मतलब एक ही शब्द का बार बार इस्तेमाल करना, प्रकाश मतलब रोशनी, यानी इन शब्दों की रोशनी के द्वारा उज्जवल करना। तो यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार था। पूस के मास में ठंड की मार का सजीव वर्णन किया गया है। पूस की मास में कितनी ठंड रहती है, इसका यहाँ पर बहुत ही सटीक वर्णन हुआ है। तो में एक एक करके हम पद को पढ़ेंगे और इनकी समरी को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। सबसे पहला जो पद आ रहा है वो है हमारा अगहन महीने को लेकर। अगहन देवस घटा निसिबाड़ी, भू दूभर दुह सो जाई किमि काढ़ी। अब धनी देवस बिरहे न राती, जय बिरहे जो दीपक बाती। कापा हिया जनावासियु, तो पै जाहि होई संग पियु। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गा नाहू। पलटी ना बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिर रंग सोई। सियरी अगन ही बिछई, हे जारा सुलगी सुलगी दगै भय छारा। यह दुख दगन ना जाए कंतु, जोबन जन्म करें भय मंतु। पिय से कहूँ संदेशना, ए भवरा ए काग, सो धनी बिरहें जरि मोहि, ते ही धुआं हम लाग। तो अगहन मास में उनकी क्या दशा हो रही है, ये चीज उन्होंने इस पद में बताई है। अब इस पद के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में जायसी जी मार्गशीर्ष के अगहन व नागमती की मनोदशा का वर्णन है। यानी कि इसमें क्या है, अगहन मास में नागमती किस तरीके से विरह से तड़प रही हैं, उसका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। करते हुए कहते हैं कि अगहन में आने के साथ ही दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती, मतलब धीरे धीरे ठंड आ रही है ना, तो क्या होता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। विरह वेदना से संतप्त रानी ही के लिए इतनी लंबी रातें काटना कठिन हो गया। रातें क्या हैं, बिना पिए के रातें काटना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए। नागमती वियोग में दीपक के समान जल रही हैं, यानी कि उनके अंदर इतना ज्यादा तकलीफ है, जैसे एक दीपक जलता है उसी तरीके से वो जल रही हैं। ठंड का अनुभव होने लगा है और हृदय कांप रहा है। ऐसी स्थिति में प्रियतम का दूर चले जाना अत्यंत कष्टकारी है। यानी कि ठंड का महीना है, शरीर कांप रहा है और इस स्थिति में प्रियतम का दूर होना उनको बहुत ही तकलीफ दे रहा है। लोग मंगल गीत व रंगों में व्यस्त हैं, लेकिन नागमती के जीवन में रंगों का अभाव हो गया है। यानी कि अगहन का हुआ, लोग बहुत खुश हैं, ठंड का महीना आ रहा है, सब कुछ है, हर चारों तरफ चटक रंग बिखरे हुए, लेकिन नागमती के जीवन में ये सारे ही रंग कहीं गायब हो चुके हैं। वज्र के समान विरह अग्नि से नागमती का हृदय जल रहा है और शरीर सुलग सुलग कर राख होता जा रहा है। यानी कि उनका जो है ना पूरा शरीर जल रहा है विरह अग्नि से, जैसे दीपक जल रहा है, और क्या है, सुलग सुलग के काला पड़ता गया है। कैसा उनका शरीर पड़ गया, सुलग सुलग के काला पड़ गया है और उनके शरीर जो है वो राख में बदल रहा है। यह दुख दर्द किसी और की समझ से परे है। ये जो तकलीफ भाई जाहिर सी बात है, जिसको विरह वेदना है उसी को समझ में आएगा। ये दुख किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है।
जिससे विहरणी का जन्म भस्म होता जा रहा है। नागमती भौरे व कागे से प्रियतम तक अपनी दशा का संदेश पहुंचाने का आग्रह करती हैं। वो क्या कहती हैं? कौवे से और भंवरे से कहती हैं कि मेरे मन की दशा जो है वो जाकर तुम मेरे प्रियतम को देकर आओ। साथ ही कह रही हैं कि विरह ज्वाला में जल रही नागमती के धुएं के स्पर्श से ही वे काले हो गए, और कहती हैं कि तुम मेरे पति के पास जाना और उनको बताना कि नागमती इतनी बुरी तरीके से विरह वेदना में जल रही हैं कि उनके शरीर से जो धुआं उठ रहा है उस धुएं से कौवे का रंग काला हो गया है और भौरे का रंग, यानी कि हम दोनों का रंग जो काला है वो नागमती की विरह वेदना से जो उनके शरीर में अग्नि जल रही है उससे मेरा शरीर काले पड़ गए हैं। अब पद संख्या 2 है। अब दूसरे पद में वो पूस का जो जाड़ होता है उसके बारे में बात कर रही। क्या दिया है? पूस जाड़ थर थर तन कापा, सुजुर्ज जरार लंक दिसि तापा, बिरह बाड़ी भा दारुण सिव, कपि कपि मरे ले ही हरि जीव, कंत कहाँ हो लगो हिरे पंथ अपार सूज नहीं नियरे, सौ सुपेति आवे जूड़ी, जनहु सेज हिमवंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुए दिन बिला, सौ निसी वासर विरहे कोकिला, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जिए बिछोई पंखी, बिरहे सचान भये तन जाड़ा, जियत खाई मुंह नहीं छाड़ा, रकत ढरा मासू गरा, हाड़ भय सब संख, धनी सारस होई रही मुही, आए समेट हु पंख। तो अब पूस मास में क्या होता है? जाड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ठंड बढ़ जाती है। तो उस महीने में नागमती क्या तकलीफ है उन्हें कैसे व्यक्त किया है कवि ने? कवि जायसी पूस की ठंड में वियोग पीड़ित नागमती का चित्रण करते हुए बता रहे हैं कि पूस माह के जाड़े में शरीर थर थर कांप रहा है, यानी कि ठंड से बिल्कुल पूरी तरीके से कांप रहा है, और सूरज मानो लंका दिशा की ओर कहीं छुपा हो, अर्थात राजा रत्नसेन लंका की ओर चले गए हैं। तो उनके जो पति हैं राजा रत्नसेन वो कहाँ गए? लंका दिशा की तरफ गए। तो वही कह रहे हैं कि इतनी ठंड में सूरज भी कहीं हमको छोड़कर चला गया, अर्थात सूरज की तपिश, सूरज निकलता ही नहीं, बहुत ठंडा हो जाता है मौसम, सूरज नहीं निकलता, तो वो भी हमको छोड़कर कहीं बहुत दूर चला गया, यानी अर्थात जहां रत्नसेन गए हैं वहीं पर वो सूरज भी चला गया। किस तरफ? लंका की दिशा। लंका की दिशा कहाँ हुई? दक्षिण की तरफ में हुई। विरह वेदना से रानी का बेहद दारुण यानी दयनीय अवस्था हो गई, मतलब विरह के कारण रानी नागमती बहुत ही दयनीय अवस्था में आ चुकी हैं और ठंड से कपकपाती उनका जीवन हरने को आतुर है। तो जो कपकपाती ठंड है वो उनका जीवन ले जाने को आतुर है वो ठंड। प्रियतम कहाँ गए ये समझ नहीं आ रहा है और ना ही उनके ढूंढने का उपाय दिख रहा है। उनके प्रिय उनको छोड़कर चले गए हैं, उनको ढूंढने का भी उन्हें समझ में आ रहा है कि हम कहाँ जाकर अपने प्रियतम को ढूंढे। कई रास्ते हैं परंतु निकट भविष्य में कोई भी मार्ग प्रियतम तक पहुंचाने के लिए नहीं सूझ रहा है। वो सोचती हैं कि हम इधर जाएं, अपने पति को ढूंढें, उधर जाएं, बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन उनकी समझ के परे हैं इन रास्तों में कि प्रियतम को आकर ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। ठंड में गर्मी प्रदान करने वाला वस्त्र और सौर संपेति भी हिमालय की बर्फ के समान बिस्तर प्रतीत हो रहा है। तो गर्मी प्रदान करने वाले यानी कि जो गर्म ऊनी कपड़े होते हैं वो, और सौर संपोति मतलब बिछाए जाने वाले और ओढ़े जाने वाले जो बिस्तर होते हैं, गर्म रजाई वगैरह जिन्हें बोलते हैं, वो भी इतने ज्यादा जैसे बर्फ, हिमालय की बर्फ होती है उस तरीके से ठंडे हो गए हैं। कोकिला व चकई भी नियत काल में मिल जाते हैं, यानी कि कोकिला और चकई जो प्रेमी होते हैं वो भी एक समय के बाद आकर मिल जाते हैं, अर्थात ये दोनों जो है रात भर नहीं मिलते लेकिन सुबह आते ही मिल जाते हैं। जब रात्रि में सखी प्रियतम के बिना अकेली है तब इस वियोग पीड़ा से संतप्त नागमती रूपी पक्षी कैसे जीवित रह सकता है। तो उन्होंने बोला कि रात के समय सखियां भी अपने घर में अपने प्रियतम के पास चली जाती हैं और मैं अकेली हूं, इस दशा में मेरा प्रियतम भी मेरे पास नहीं है, तो मैं किस परिस्थिति में जीवित रहूं, मुझे आपकी याद बहुत ज्यादा सता रही है। ठंड में वियोग से परेशान नागमती बाज से उस जीवित अवस्था में भी खा लेने का आग्रह करती हैं। अब उनकी वेदना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है अपने पति की बगैर कि अभी वो जीवित हैं और तब भी कहती हैं कि बाज आए और मेरे शरीर के मांस को नोच नोच के खा ले, अब मैं अपने पति यानी रत्नसेन के बिना जीवित नहीं रह सकती।
और कह रही हैं इस अवस्था में उसे ना छोड़े, मतलब खा ले और किसी भी तरीके से उन्हें ना छोड़े। नागमती का रक्त सूख चुका है। अब क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी शरीर की काया हो गई। उनका जितना भी रक्त था वो सभी कुछ सूख चुका है, मांस गल चुका है, जितना मांस है वो गल चुका है, शरीर मात्र हाड़ के समान बचा है, यानी कि सिर्फ हड्डियां बची हैं। नागमती एक पंख समेटे हुए सारस के समान प्रतीत हो रही है। तो आखिर में कैसी वो लग रही है, जैसे कि पंख समेटा हुआ सारस पक्षी होता है ना, वो समेट के एकदम ऐसे करके बैठ जाता है, उस तरीके से नागमती प्रतीत हो रही हैं। अब पद संख्या 3 में कौन सा है, लागहु माह परे अब पाला बिरहे काल भय जड़ काला। अब क्या है, जो है धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है। पहल पहल तन रुई जो झापे हलई हलई अधिकौ ही कापे आई सूर होई तपुरे नाहा ते ही बिनु जाड़ न छूटे माहा एहि मास उपजय रस मुहु तू सो भवर मोर जोबन फूलू नैन चुबहे जस माहू नीरु ते ही जल अंग लाग सर चीरू टूट ही बुंद परहि जस ओला बिरहे पवन होई मारे झोला के ही सिंगार को पही पटोरा गिए नाही हार रही हुई डोरा तुम बिन कंता धनी हरेऊ तनु तिनवर भा डोला ते ही पा बिरहे जाही कहे चाहे उड़ावा झूला। तो अब क्या है, उनका शरीर कैसा हो गया, उनको श्रृंगार उनको पूरी तरीके से नहीं भा रहा है, वो पहनने श्रृंगार के आभूषण है वो उनको किस तरीके से चुभ रहे हैं, ये सभी कुछ उसमें बताया है। तो इस पद में क्या बोल रहे हैं, इस काव्यांश में जायसी जी माघ माह में विरह की व्याकुल नागमती के दुख की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो अघन हो गया, पूस हो गया, अब कौन सा मास आ गया, माघ महीना। माघ महीने में नागमती की क्या कंडीशन है वो यहां पर बता रहे हैं कि माघ माह का आगमन हो चुका है तथा पाला पड़ने लगा है, परंतु वियोग के समय ने नागमती की काया को काला व मृत समान बना दिया है। अब ठंड का समय क्या होता है, पाला पड़ जाता है, तो पाला पड़ने से आप देखेंगे पौधे काले हो जाते हैं, उनमें एक वाइट वाइट सी परत जम जाती है, वो हल्के से मुरझाए से काले काले से हो जाते हैं। तो उसी तरीके से नागमती के ऊपर पाला, तो भाई शरीर के ऊपर तो पाला नहीं पड़ता, तो कैसा पाला उनको वियोग वेदना का पाला पड़ा हुआ है, और वियोग वेदना से उनका शरीर पूरी तरीके से काला हो चुका है। बार बार शरीर को गर्म वस्त्रों से ढकना पड़ रहा है, एक तो वो ऐसी दुर्बल हो गई तो उनको ठंड ज्यादा लग रही, तो बार बार गर्म कपड़ों से उनके शरीर को ढका जा रहा है, और बार बार नागमती का शरीर और अधिक कांप रहा है। जितना उनको ढका जा रहा है उनके शरीर में उतनी अधिक कंपना, यानी कि सिमरिंग जो होती है वो उनके शरीर में हो रही है। नागमती कह रही हैं, पति देव सूर्य के आगमन से कुछ ताप तो आता है, परंतु आपके बिना यह जाड़ा नहीं जाता है। तो कहती हैं पतिदेव कि ये जो सूर्य आता है इससे मेरे शरीर में थोड़ी सी गर्मी तो आती है, लेकिन जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि उनके अंदर कामेक्षा बहुत ज्यादा जागी हुई है, तो वो पति के आगमन का ही इंतजार कर रही हैं। प्रीतम के बिना नागमती के अंगों का सौंदर्य अर्थहीन हो चुका है, यानी कि उनके शरीर जो भाई उनका मुख शरीर जितना सभी का सौंदर्य उनके पास से जा चुका है, तथा वह एक रसहीन जीवन व्यतीत करने को विवश हैं। आंखों से गिरती हुई बूंदें ओले के समान प्रतीत हो रही हैं, अर्थात उनका शरीर ऐसा दुर्बल है कि उनकी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं जैसे लग रहा है कि ओले गिर रहे हैं उनकी आंखों से, तथा बहती हुई पवन झंझोर कर बिरहा वेदना को और बढ़ा देती है। और ये जो बहती हुई हवा है, ठंड इस महीने में ठंडी ठंडी हवा, शीत लहर जो चलती है वो इनके शरीर को झंझोड़ देती है ठंड की वजह से, और वो विरह वेदना को और ज्यादा बढ़ा देती है, मतलब उन्हें और ज्यादा पति की याद आने लगती है। नागमती कह रही है किसके लिए श्रृंगार करें, भाई श्रृंगार पति के लिए करते हैं, पति है नहीं, तो बोल रही हैं कि हम किसके लिए श्रृंगार करें, किसके लिए आकर्षक वस्त्र पहने और किसके लिए गले के हार व शरीर के आभूषण पहने, मेरे तो है ही नहीं पतिदेव, तो मैं किसके लिए इतना सारा श्रृंगार करूं। नागमती कह रही है प्रीतम आपके बिना हृदय कंपित हो रहा है तथा तन डोल रहा है, विरह वेदना मेरे शरीर को जलाकर समाप्त करती जा रही है। तो वो पति के बिना किस तरीके से विचलित हैं, वो बस उनका शरीर जल रहा है, उन्हें इस चीज का आभास हो रहा है कि धीरे धीरे उनका शरीर मृत प्राय होता चला जा रहा है। अब चौथा और अंतिम पद है, क्या लिया गया है, फागुन पवन झंघोरे बहा चौगुन सीव जाए किमी सहा तन जस पिए पात भा मोरा बिरह न रहे पवन होई झोरा
तरिवर झरे झरे बन ढाबा, भई अनपत फूल फर शाखा। करहे बना फति किहु हुलासु, मोह कहे भा जग दून उदासु। फाग कहे सब चाचरी जोरी, मोहि जीह लाहड़ दीन जसी होरी। जौ पै पिहरिये जस अस भावा, जरत मरत होई रोस न आवा। रात हूँ देवस इन्हें मन मोरे, लागे कंत छार जेहू तोरे। यह तन जारे छार के, कहें कि पवन उड़ावे। माँ कुते ही मारन होर परे, कंत धरे जहां पैरू। तो अब क्या कह रहे हैं, फागुन मास आ चुका है, फागुन मास में ही होली आती है, तो होली में किस तरीके से बाहर का माहौल बना हुआ है इस चीज को वो बता रही है, और साथ ही अपने शरीर को जल जाने के बाद किस तरीके से उनकी राख बन जाए, और कह रहे हैं जिस उस मार्ग में जाकर मेरे शरीर की तन राख बिखर जाए जहां से मेरे पति पैर रखें, कम से कम उनको मैं टच तो कर सकती हूं, स्पर्श कर सकती हूं। तो क्या बोल रहे हैं, जायसी जी फागुन मास में पति वियोग से व्यथित नागमती की मनोदशा को वर्णित करते हुए कहते हैं कि फागुन माह में बहने वाली हवा ने ठंड को 4 गुना बढ़ा दिया है। अब क्या शरीर देखिए, फागुन माह में धीरे धीरे ठंड कम हो जाती है, लेकिन नागमती की दशा बहुत बुरी हो चुकी है। लेकिन अब मौसम में ठंडक तो कम हुई, लेकिन फागुन मास में जो हवा चलती है उससे वो अभी भी व्यथित है, और उनका शरीर अभी भी ठंड से जो है वो निजात नहीं पा रहा है, जिसे नागमती सहन नहीं कर पा रही, यानी कि जो ठंड की हवाएं हैं उनको वो नागमती सहन नहीं कर पा रही। नागमती का शरीर सूखकर पत्ते के समान हो गया है, जिसे विरह वेदना झंझोर दिया है। तिनके गिर रहे तथा फूल खिल रहे, वनस्पतियों में उत्साह तथा अब वातावरण में हर प्रकार से फूल, वनस्पतियां इत्यादि पुष्पित पल्लवित होने लगे हैं, परंतु नागमती के मन में, मानस में उदासी व्याप्त है। तो कहने का मतलब फागुन मास में क्या है, प्रकृति में बड़ा अच्छा चेंज आते हैं, तो चारों तरफ प्रकृति अपने रंग को बदल रही है, अच्छा माहौल बना हुआ है, लेकिन नागमती उदास है। क्यों? क्योंकि उनके पति नहीं है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को उदास महसूस कर रही है, निस्सहाय महसूस कर रही हैं। होली का उत्सव आ गया, फागुन मास में होली का उत्सव होता है, होली का उत्सव आ गया, लोग एक दूसरे को रंग लगाने को आतुर हैं, लेकिन नागमती बेरंग व उदास व अकेली है। सब होली खेल रहे हैं, लेकिन नागमती एकदम अकेली सी उदास बैठी हुई, वह वेदना में जल रही है। नागमती शोक व रोष का अनुभव कर रही है, रात दिन विलाप करके प्रियतम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। चारों तरफ प्रकृति बहुत ही प्रफुल्लित है, सभी खुश हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं, लेकिन नागमती दुखित हैं, विलाप कर रही हैं, अपने पति का इंतजार कर रही हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नागमती दुख की पराकाष्ठा पे, मतलब अब उनका दुख बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि कहती हैं शरीर जलाकर राख कर दिया जाए तथा राख को उस मार्ग में फैला दिया जाए जहां से उनके पति होकर गुजरे, अर्थात उनके पांव पड़े। तो वो अंत में क्या कहती है, मेरे शरीर को जलाकर राख कर दो और इस राख को ले जाकर उस मार्ग यानी कि उस पथ में जाकर, रास्ते में जाकर बिखरा दो जहां से मेरे पति गुजरे, तो कम से कम मैं उनका स्पर्श तो पा सकती हूँ, जिस स्पर्श के लिए मैं पिछले 12 मासों से तड़प रही हूँ, कम से कम उनके स्पर्श को तो मैं महसूस कर पाऊंगी। तो ये 4 पद थे, 4 महीने थे आपके सामने, अगहन, पूस, माघ और फागुन मास, ये जो 4 महीने हमारे सामने आए थे, हमने इन 4 महीने को आपको एक्सप्लेन किया। अब इसी पाठ के कुछ प्रश्नोत्तरों को देखते हैं। प्रश्न संख्या पहली है, क्या दिया है, अगहन मास की विशेषता बताते हुए नागमती की व्यथा का वर्णन कीजिए। तो अगहन मास में जो उनकी व्यथा थी वो आपको बतानी है, कैसी है, कैसा होता है अगहन मास ये बताना है, फिर उसके बाद उनकी तकलीफ क्या थी आपको ये बताना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, अगहन मास में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, क्योंकि अब क्या ठंड शुरू होने लगती है। यह परिवर्तन नागमती के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टप्रद है। नागमती दिन तो किसी तरह काट लेती है, परंतु रात में उसे अपने प्रिय की बहुत याद आती है। उसको यह वेदना बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि वह घर में अकेली है, पति है नहीं, जितने भी काम काज करने वाले या सहेलियां हैं वो सभी रात में चली जाती हैं और रातें लंबी हो जाती है, दिन से कहीं अधिक, तो वो रातें कट नहीं रही हैं। उसकी स्थिति रात भर जलने वाले दीपक की तरह हो गई है, जैसे बाती रात भर जलती रहती है, वैसे ही रात भर नागमती भी अग्नि के विरह में जलती रहती है, यानी विरह की जो अग्नि है उसके समान जलती रहती है। और सर्दियों की वह ठंड उनके हृदय को कपा देती है। एक तो ठंड भी शुरू हो रही है, रातों में ठंड भी होती है, और वो ठंड जो है उनके हृदय को कपकपा रही है। और वह सोचती हैं यदि उनका प्रिय उनके साथ होता
तो वह यह ठंडी आसानी से सहन कर लेती हैं। प्रियतम साथ होते हैं तो वो ठंड जो है वो बहुत आसान से सहन, परंतु विरह के कारण ये ठंडी ये और दोगुनी हो गई है। मतलब अब विरह है, तकलीफ है, पति साथ नहीं है, तो ये ठंड क्या है वो और दोगुनी महसूस हो रही है। प्रिय की अनुपस्थिति में श्रृंगार करना भी नागमती को बहुत कष्टप्रद लगता है, यानी कि उनको सजना सवरना भी अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। विरह की अग्नि नागमती को अंदर ही अंदर जलाती है और वह बाहर की ठंड का कोई भी प्रभाव उनके विरह अग्नि पर नहीं होता। शरीर अंदर से विरह अग्नि में जल रहा है, बाहर इतनी ठंड है, मगर इनकी विरह अग्नि शांत होने का नाम नहीं ले रही है, वो बहुत ही बुरी तरीके से तड़प रही है। तो ये अघन मास को आप एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसी मास में किस तरीके से नागमती तड़प रही है इसका भी वर्णन करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, माघ महीने में विहरणी को क्या अनुभूति होती है? माघ माह में उनको क्या तकलीफ हो रही, क्या चीज वो अनुभव कर रही है, वो आपको बताना है। माघ के महीने में ठंड अपने चरम पर होती है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड होती है, चारों ओर कोहरा छाने लग जाता है और यह स्थिति नागमती के लिए कष्टप्रद है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, बहुत ठंड है, तो ये इसमें नागमती को बहुत ही ज्यादा विरह वेदना महसूस हो रही है। इसमें विरह की पीड़ा मृत्यु के समान है। अगर नागमती का पति वापस नहीं आया तो यह ठंड उसे खा जाएगी। माघ के महीने में उसके अंदर काम की भावना भी उत्पन्न होती है और प्रिय से मिलने की व्याकुलता भी बढ़ जाती है। ठंड के महीने में वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो रही है पति के ना होने पर। माघ मास में बारिश उनके विरह को बढ़ा देती है। कभी माघ महीने में जो ना ठंड में थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है, तो वो बारिश जो है इन्हें और ज्यादा तड़पाती है। माघ की बारिश में भीगे हुए गीले कपड़े और आभूषण उनको तीर के समान चुभ रहे हैं और उसे श्रृंगार करना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो माघ महीने की जो बारिश होती है तो ठंड होता है, और जब बारिश पड़ती है तो वो और ठंड को बढ़ा देती है, और उसमें अगर गीले हो जाएं तो वो सब कुछ जो कपड़े हैं वो सब कुछ नागमती को बहुत ही बुरी तरीके से चुभ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या दिया गया? प्रथम 2 छंदों में से अलंकार छाटिए, लिखकर छाट कर लिखिए और उनमें से उत्पन्न काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। तो जो पहले 2 छंद हैं आपके पास, अघन का और माघ का, उन दोनों ही पदों में से आपको अलंकार को छाटना है। कोई भी पंक्ति ले लीजिए आप, उसमें से अलंकार की पंक्ति जहां पर भी है उसको लीजिए, लिखिए और उस पंक्ति में क्या काव्य सौंदर्य उभर कर आ रहा है वो लिखना है। तो पहला पद जो हमारे सामने आया उसमें से हमने लिया है, यह दुख दगद न जान है कंतु जोबन जरम करें भस मंतु। तो ये हमने लाइन ली है। अब इसमें ये अलंकार वाली लाइन थी, अब इसके काव्य सौंदर्य को हम व्यक्त करें। क्या दिया है? प्रस्तुत पद की भाषा अवधि है, शब्दों का इतना सटीक वर्णन है कि भाषा प्रभावमयी और गेयता के गुणों के पद से भरी हुई। तो ये जो पद है ये गेय पद है, यानी कि गाते हुए बोले गए हैं। तो भाषा को प्रभावमयी बनानी पड़ती है, जहां पर गेय पद लिए जाते हैं वह प्रभावमयी, क्योंकि आप गाने को देखेंगे कि तुकों का होना बहुत जरूरी होता है। तो इन पदों में तुक हैं, क्यों? क्योंकि ये गाए जाने वाले पद है। भाषा एकदम सहज और सरल है, इसमें दुख दगद, ठीक है ना, आप देख रहे हैं दुख दगद, तथा जोबर जर, यहाँ पे जोबर जरम में क्या है? अनुप्रास अलंकार दिखाया गया है। यहाँ पे जा वर्ण की आवृत्ति आप देख रहे हैं ना, ये जहां पर है यहाँ पे दा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। वियोग से उत्पन्न दुख मार्मिक रूप से व्यक्त हो रहा है, यानी इसमें पूरे में वियोग वर्णन ही दिया गया है। विहरणी के दुख की तीव्रता पूरे पद में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विहरणी जो है उसकी जो जितनी भी विरह वेदना है वो पूरे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब दूसरा पद जो है उसको हम देखते हैं। दूसरे पद में क्या दिया है? विरही बाड़ी भा दारुण शिव कपि कपि मरे ले ही हरि जीव। तो ये हमने एक लाइन ली है। ये आपके अलंकार आप यहां पर देख रहे हो, इसमें भी अलंकार है, आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्लस अनुप्रास अलंकार है। 2 अलंकार दिए गए आप देख रहे हैं। विरह बाड़ी में अनुप्रास अलंकार है, कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये हमने पंक्ति ली, इसमें 2 अलंकार हैं। अब इसी पंक्ति के हम काव्य सौंदर्य को बताएंगे। प्रस्तुत पद की भाषा अवधि है, शब्दों का इतना सटीक वर्णन हुआ है कि भाषा प्रभावमयी और गेयता के गुणों को, वही आपका रहेगा क्योंकि पद सभी एक ही से लिए गए हैं। भाषा एकदम सरल सहज है। विरह बाड़ी में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है और कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। पूस के महीने में ठंड की मार का सजीव वर्णन किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब है शब्द सेम होगा, उसका अर्थ सेम होगा, तो वहां पर क्या होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है।
बाकी अनुप्रास ला आप देख रहे हैं बा वर्ण की आवृत्ति 2 बार होने के कारण यहां पर कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। तो यहां पर इस चैप्टर को हमने पूरा एक्सप्लेन किया आपको, साथ ही कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी बताए। इस चैप्टर के कंप्लीट जितना भी एक्सप्लेनेशन है वो और प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पहले भी हमारे अपलोडेड है चैनल पे, उन्हें आप ज़रूर देख लीजिएगा। रही बात इन वन शॉट की, तो ये सिर्फ हिंदी में ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के वन शॉट रिवीजन आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये आप देखेंगे कैसे, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetspain.com पे। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ वन शॉट रिवीजन है, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। ये है 9, 10th, 11th, 12th, तो आप हैं क्लास 12th में। तो जहां वॉच नाउ लिखा है इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है वो क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। सभी सब्जेक्ट वन शॉट रिवीजन के साथ अवेलेबल हैं, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको रिवीजन करना है उसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने क्या होगा, सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे। तो आपको उन चैप्टर में जिसमें भी रिवीजन करना है उसे क्लिक करिए, उसके वीडियोस को देखिए और अपने रिवीजन को कंप्लीट कीजिए, ताकि आपके एग्जाम्स बहुत ही अच्छे जा सकें। लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।